हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स, और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ लॉज और बची हुई बाकी की बेसिक टर्म्स। सो शुरुआत करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से। व्हाट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन? एक सिंपल सा मतलब है दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन। जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और कुछ नया बनता है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच द एलिमेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, मुझे वाटर मिल गया। सोडियम के साथ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है, मुझे सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। ऐसे अनगिनत कंपाउंड्स बनते हैं। सो ये जो कंपाउंड बनने का जो तरीका है उसे हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग 5 इंपॉर्टेंट लॉज की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है गे-लुसैक्स लॉ और लास्ट है एवोगैड्रोस लॉ। दोस्तों ये पांचों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनके बेसिक जो मतलब है विथ एग्जांपल्स ये पता होने चाहिए। सो दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे पहले लॉ से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जैसा, और ये एंटियो लॉवेसियर ने दिया था। इनका कहने का मतलब ऐसा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि जितने आप रिएक्टेंट्स लोगे उतने ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो ये हम कोई भी रिएक्शन आप ले सकते हो, जो एक बैलेंस इक्वेशन आपके पास है उसकी मदद से आप चेक कर सकते हो कि जितना मास LHS में आपके पास प्रेजेंट है उतना ही मास RHS में रहेगा। बट दोस्तों याद क्या रखना है, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो सिंपल है, मास ना ही बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, बराबर सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि पानी है, वाटर, इसे आपने अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन किया। आपने एक सैंपल रिवर से उठाया, आपने एक सैंपल ओशन से उठाया, एक तालाब से भी लाया, एक लैब में बनाया, बारिश का पानी जमा कर लिया। ये जो अलग अलग सैंपल अगर आप देखोगे सो इन सैंपल्स में फॉर्मूला H2O ही रहेगा। हाइड्रोजन जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही करेगा, बदलेगा नहीं। सो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी कंपाउंड जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें जो एटम प्रेजेंट होता है उसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है। आप कोई भी सोर्सेस से उसको लेके आओ। सो अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, एकदम इजीली। और ये लॉ अपने को समझ में आएगा जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कोई भी कंपाउंड जब हम लेंगे उसमें कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो उस एटम का जो प्रोपोर्शन है बाय वेट इट विल बी ऑलवेज फिक्स। आप उसे कोई भी सोर्स से ऑब्टेन करो, और ये हमें दिया था जोसेफ प्राउस ने। ठीक है, तो नाम भी आपके लिए जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि A और B है, दो एलिमेंट्स है और ये एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। अब उनका कहना ऐसा है कि when two elements A and B form more than one compound, the masses of element B that combines with the given mass of A, मतलब A का मास फिक्स है, B का मास वैरी कर रहा है, आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल इन नंबर्स। एक छोटे नंबर का रेशियो हमेशा फिक्स होता है वहां पर। मतलब A जो है उसका मास फिक्स रहेगा बट B अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा। सो जब मैं B का रेशियो लूंगा सो वो एक छोटे नंबर से एक स्मॉलेस्ट रेशियो में एक्सप्लेन कर सकता हूं। यह हमें दिया था जॉन डेल्टन ने। अब दोस्तों इसका एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है दो अलग अलग कंपाउंड्स को बनाने के लिए। आप देख सकते हो एक बार वो वाटर बना रहा है और एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। वाटर का फॉर्मूला H2O,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। सो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, आपको मिल गया वाटर 18 ग्राम्स का। वही 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है। सो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो ए का रोल प्ले कर रहा है हाइड्रोजन और बी का रोल प्ले कर रहा है ऑक्सीजन। सो देख सकते हो अब हाइड्रोजन का दोनों में मास फिक्स है, दैट इज 2 ग्राम, बट जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है उसका मास अलग है। सो अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं, सो रेशियो विल बी 16/32, दैट विल बी 1:2। सो ये रेशियो फिक्स रहेगा। सो दो जो एटम्स या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे उनमें से एक का मास फिक्स होना चाहिए और दूसरे का अगर वैरी करता है तो उसका मैं एक रेशियो एक्सप्रेस कर सकता हूं। यह कहना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब एक से ज्यादा प्रोपोर्शन में वहां पे कॉम्बिनेशन होगा। अगला आता है दोस्तों गे-लुसैक्स लॉ। इसे हम लोग गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी कहते हैं, मतलब ये वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। When gases combines or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided that temperature and pressure remain constant. हमने पहले वीडियो में देखा था प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये हमारे वेरिएबल्स हैं। सो जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट होने चाहिए। अब एक एग्जांपल है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर अमोनिया दे रहे हैं। सो जब हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं सो वो ऐसा होता है N2 plus 3 times H2 it gives 2 times NH3। सो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसको मैंने 1 लीटर ले लिया। हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल था तो 3 लीटर लिया, और अमोनिया मुझे जो मिला था वो था 2 मॉलिक्यूल, मैंने 2 लीटर ले लिया। अब देख सकते हो नीचे उसको वॉल्यूम से रिप्लेस कर दिया है। सो इनका जो रेशियो आएगा दैट रेशियो विल बी 1:2, 3:2। आपको सिर्फ आगे के जो कोएफिशिएंट्स है उन कोएफिशिएंट्स को कंसीडर करना है। फिर से इस लॉ का यूज आपको पता चलेगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को एक्सप्रेस करेंगे। सो याद क्या रखना है कि जो कोएफिशिएंट्स आते हैं आगे वो हम लोग एज अ वॉल्यूम कंसीडर करके एक रेशियो बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 1:2, 3:2। बट ये किसके लिए रहेगा? गैसेस के लिए। तो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब गैसेस में रहेंगे तब हम लोग इसे वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बढ़ते आगे दोस्तों अगले लॉ की तरफ जो कि है एवोगैड्रोस लॉ। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये। इसका कहना ऐसा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर मैं गैसेस का वॉल्यूम सेम लेता हूं प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, सो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास ऑक्सीजन 1 लीटर है और हाइड्रोजन भी 1 लीटर है तो वॉल्यूम दोनों का सेम है, सो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। सो इनका कहना ऐसा है कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को प्रोपोर्शन होता है। यहां पे देखो V इज प्रोपोर्शनल टू N, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट एक्सप्रेस करते हैं दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल। सो डायरेक्ट रिलेशन है तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा V/N इज इक्वल्स टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट। सो हम लोग V1/N1 इज इक्वल्स टू V2/N2 ऐसा यूज कर सकते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ये काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस चैप्टर का, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और हम लोग आगे इस वीडियो में उसे भी कवर कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग वहां पर। ठीक है, क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है? हम लोग जब भी एटॉमिक मास एक्सप्रेस करते हैं किसी भी एटम का, इन दिनों हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस में लेते हैं, बट शुरुआत में क्या था, जिस किसी भी कंपाउंड को पढ़ा जाता था उसमें कार्बन ही दिखता था, इसलिए शुरुआती दौर में हम लोग कंपेयर करते थे कार्बन के साथ। सो डेफिनेशन ऐसा है, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1/12 ऑफ, अब 1/12 इंटू 12 करोगे तो आंसर तो 1 ही आना है। सो इसलिए अभी हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, बट पहले हम लोग कार्बन जब लेते थे तो 1/12 फैक्टर आता था। नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास ये जो कंसेप्ट है ये आता है आइसोटोप्स के कनेक्शन में। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जिनके अलग अलग आइसोटोप्स हमको दिखते हैं और हर आइसोटोप का अपना अपना अबेंडेंस होता है। अबेंडेंस का मतलब है परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस, कोई परसेंटेज कम है, कोई परसेंटेज ज्यादा है। सो अब कौन सा मास लेके चलना ये डाउट था सब में, वहां पे आया कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास।
So atomic mass of an element which exists as mixture of two or more isotopes is the average of atomic masses of its isotope. हम लोग एवरेज लेके चलते हैं, ये पार्ट भी हम लोग न्यूमेरिकल में कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है. सो एग्जांपल, कार्बन के जैसे 3 आइसोटोप है, एक है C12, C13 एंड C14. हम लोग 12 लेते हैं कार्बन का मास. क्यों 12 लेते हैं? बिकॉज जो C12 वाला आइसोटोप है उसका जो अबेंडेंस है, एग्जिस्टिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है. तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है ना, उसके पास में हम लोग उस मास को वैल्यू आती है. सो हम लोग एवरेज एटॉमिक मास वो लेके चलते हैं. ऊपर हमने देखा एटॉमिक मास, काफी सारे एटॉमिक मासेस आपको लर्न भी है. हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, ठीक है, क्लोरीन इज 35.5. सो उससे कनेक्शन में है एवरेज एटॉमिक मास, जो कि आइसोटोप्स के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं. अगला आता है मॉलिक्यूलर मास. वेरी बेसिक टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट. मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? हम लोग सभी एटॉमिक मासेस की टोटल कर देते हैं. जैसे अगर वाटर हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वाटर का फॉर्मूला H2O है. सो वहां पे 2 हाइड्रोजन है. सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. सो मास आ गया 18. सो मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास. अब बहुत से बार काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर मॉलिक्यूलर मास जो है और फॉर्मूला मास जो है वो अलग अलग है क्या? सो अगर हम लोग एकदम डिटेल में जाते हैं तो अलग भी हो सकते हैं, बट अब इस लेवल पे आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास आर सेम. एक मॉलिक्यूल का मास या फिर एक फॉर्मूले का मास. अब जैसे वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या आता है? H2O. वाटर का एक फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखोगे? H2O ही लिखोगे, बराबर. सो जब हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये कंसेप्ट जब स्टडी करेंगे तब वो अलग होगा. बट अब आपको याद क्या रखना है? मॉलिक्यूलर मास पूरे मॉलिक्यूल का मास एंड फॉर्मूला मास इज अगेन द सेम, दैट इज एक फॉर्मूला यूनिट का मास हम लोग लेते हैं. अब एक चीज आपको याद रखनी है, आप किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हो. कब? जब आपके पास उनमें जो प्रेजेंट एटम है उन सभी के मासेस अवेलेबल है. सो टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास यू नीड टू रिमेंबर एटॉमिक मासेस. और ये धीरे धीरे सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाती है. एग्जाम में काफी बार वो वैल्यू दी भी जाती है, बट काफी बार वो नहीं भी दी जाती है. इसलिए कहा गया है कि हमें एटॉमिक मासेस की वैल्यू पता होनी चाहिए वहां पर. अगला आता है मोल कंसेप्ट. काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. जैसा शुरुआत में हम लोगों ने देखा, मोल हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करते हैं. सो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. फिर से कार्बन 12 आ गए यहाँ पे, बिकॉज जैसा मैंने बोला आपको पहले भी कि शुरुआत में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज्यादा थे, तो कार्बन को इंपॉर्टेंट बहुत दिया था. सो C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उतने ही जब कहीं एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो एक मोल है वहां पे. सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मोलर मास. अगर मैंने H2O का 1 मोल लिया, सो 1 मोल ऑफ H2O करेस्पॉन्ड्स टू 18 ग्राम. 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेस्पॉन्ड्स टू 44 ग्राम. 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेस्पॉन्ड्स टू 98 ग्राम. मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसकी बात चल रही है. अब फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो भी आपको मास दिया रहेगा, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ अ सब्सटेंस. इसलिए पीछे जो हमने देखा मॉलिक्यूलर मास, हमें वो निकालते आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है वहां पे. तो दोस्तों देखते हैं कि एग्जांपल आपको बोला गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला भी दिया है, इन 80 ग्राम्स. सो अब ये जो 80 ग्राम है ये उन्होंने मास हमको दिया है. सो हमने मोलार मास निकाल लिया. MgO का मैग्नीशियम होता है 24, ऑक्सीजन होता है 16, दोनों की टोटल हो गई, मिल गया 40. नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलार मास. सो मास इज 80, मोलार मास इज 40. 80 डिवाइडेड बाय 40 इज हाउ मच? इट इज 2. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2 मोल्स हो गए वहां पे. सो ये डेसिमल में भी आता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. ये नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सारे टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे अच्छे से. जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए या कंसेप्ट हमने यूज किए हैं या स्टडी किए हैं, उसे हम लोग इसके बाद के वीडियो में अप्लाई करेंगे, दैट इज इन द न्यूमेरिकल. सो अगला वीडियो देखना बिल्कुल ही ना भूले, और मेक श्योर उस वीडियो को देखने के पहले आपके पास जो कंसेप्ट पिछले वीडियो में थे और इस वीडियो में थे वो आप उससे अपडेटेड रहोगे, सो दैट न्यूमेरिकल जब वहां पे हम सॉल्व करते हुए देखेंगे
सो आपको चीजें आसानी से रिकॉल हो जाएगी दोस्तों। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।